शाह जी ये फरमाएं कि इज इट ओवर, क्योंकि ट्रंप तो कह रहा है आज रात बड़ा हमला करूंगा। शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। ट्रंप साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं और उनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमला करना ही है तो वो पहले क्यों बता रहे हैं, और वो शायद इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ी हलचल मचे, दुनिया में मूवमेंट हो, कोई लोग उनको फ़ोन करें, उनसे इल्तिजा करें, उनसे दरख्वास्त करें और फिर वो कहें कि मैंने फला की दरख्वास्त पे हमला मुलतवी कर दिया है। मुझे इस तरह का सिनेरियो लगता है क्योंकि दूसरा सिनेरियो बहुत खतरनाक है, ना सिर्फ ईरान के लिए, खलीजी ममालिक के लिए, शायद अमेरिका के लिए भी। इसलिए कि दूसरे ऑप्शन में अगर अमेरिका हमला करता है और ये एमओयू खत्म हो जाता है तो शायद जंग फिर उसका दायरा काफी वसी हो जाएगा और उसमें काफी ममालिक शामिल हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया एक दफा फिर चाहेगी कि उसी तकलीफ से गुजरे जिस तकलीफ से वो पहले 40 दिन में गुजरी थी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी गई थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया था, वहां से तरसील खत्म हो गई थी, रसद खत्म हो गई थी और दुनिया में गैस और ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई थी। मुझे ये लगता है कि ट्रंप साहब एक तो जो मैंने ऑप्शन 1 आपको बताई है कि कुछ उस मूड में है, हो सकता है क्योंकि देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है, तो पाकिस्तान जाहिर बात है इसमें जरूर हरकत करेगा, मुतहर्रिक होगा और पाकिस्तान की मुतहर्रिक होने के बाद पॉजिटिव कामयाबी के चांसेस भी ज्यादा हैं। आपको पता है हमारी लीडरशिप के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं अमेरिकन लीडरशिप से, तो वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, ईरानियन लीडरशिप से बातचीत कर सकते हैं, हमें ये आसानी ये कंफर्ट हासिल है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको जरूर यूज करेंगे। एक और पहलू ये है कि ट्रंप साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं और इस जंग के तनाजुर में उन्होंने और उनकी फैमिली ने काफी कमाया है इन्हीं मैसेजेस और स्टेटमेंट्स की बलबूते पे। तो एक वो भी वजह हो सकती है कि वो इस वक्त मार्केट्स को गिराएं, प्राइसेस को बढ़ाएं और फिर जब इसको कुछ घंटों के बाद इसको दोबारा ऐलान करें कि नहीं ठीक है मैंने मौखर कर दिया है, मैं अभी एक और चांस दे रहा हूं, तो फिर जाहिर बात है कि ट्रेडिंग में बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक पहलू ये भी मुझे नजर आता है। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये आने वाले घंटों के बाद जी क्योंकि आज रात को उन्हें फैसल शाह साहब, मैं चूंकि आपका ताल्लुक रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ आपने हुर्मुज़ ये 3 से 4 राउंड मुज़ाकरात के हो चुके, जो सैंक्शन आप पे लगी थी वो ख़त्म हो चुकी थी ऑयल के ऊपर, अब दोबारा रिवोक हो चुकी कल रात से अमेरिका की जानिब से। सोमवार और मंगल को 3 वेसल्स को टारगेट किया। कतर के सफ़ीर, कतर का इतना अहम किरदार था, उन्होंने ईरानी सफ़ीर को बुला के कतरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सऊदी अरब भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो UKMTO यूनाइटेड किंगडम का वो मैरीटाइम का इदारा है वो बता रहा है कि 4 बड़े ऑयल टैंकर्स बशमूर एक भारतीय वो यू टर्न लेने पे मजबूर हुए। हमारे नाज़रीन को ये तो समझाएं कि मसला क्या होता है जब अमन मुआहिदा हो चुका, मुज़ाकरात जारी हैं, यहाँ से तरसील भी शुरू हो चुकी, तो मसला क्या होता है जो ईरान इन जहाज़ों को रोकता है? जामी ईरान ने ये कहा हुआ है कि अबनाए हॉर्मुज़ को हम कंट्रोल करेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है हम 60 रोज तक कोई फीस नहीं लगाएंगे, माफ कीजिएगा, लेकिन हम इसको कंट्रोल करेंगे और जहाज हमसे पूछ के आए जाएं, ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब अबनाए हॉर्मुज़ में का एक शुमाली पार्ट है, शुमाली हिस्सा है जो कि ईरान के पानियों में से गुजरता है और एक जनूबी हिस्सा है जो कि ओमान के पानियों में से गुजरता है। तो ओमान ने तो अपने हिस्से को खोल दिया बगैर किसी शर्त के, लेकिन ईरान ये कहता है कि हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब ईरान की कोशिश ये है कि जो जनूबी हिस्सा है ओमान का वहां से जहाज ना गुजरे और जहाज शुमाली हिस्से से गुजरे ताकि ईरान को से परमिशन उनको लेनी पड़े और ईरान उनको कंट्रोल करे, उसको पता हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है और उसकी अथॉरिटी मानी जाए अबनाए हॉर्मुज़ पे। ये बेसिकली असल में मुद्दा है। तो जो जहाज उससे बगैर परमिशन लिए गुजरने की कोशिश करते हैं उनको ईरान रोकता है, वो नहीं अगर मानते हैं तो फिर उन पे वो अटैक करता है। तो ये बेसिकली इशू ये है कि अबनाए हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना मैं समझता हूं कि अब ईरान की मजबूरी बन गया है। अगर ईरान उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो दुनिया के बाकी ममालिक आके उसको कंट्रोल करके खुला रखना चाहेंगे और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया के दूसरे ममालिक की नेवीज उसके पानियों में तैर रही हों और अबनाए हॉर्मुज़ को खुला रख रही हों। तो मेरा ख्याल है कि ईरान की ये मजबूरी है कि वो उसको कंट्रोल करे। जो तरीका उसके लिए वो अपना रहे हैं, मुझे उस पे जारी बात है कि ऑब्जेक्शन है कि आप जो ओमान का हिस्सा है, अगर ओमान आप
की बात नहीं मान रहा है, उसके ऊपर अपना प्रेशर है, तो आप उसको बेसिकली बंद करके इनको सबको नॉर्थ से चैनलाइज करना चाहते हैं ताकि वो ओमानी पानियों से गुजरे और वहां ईरानी पानियों से गुजरे और ईरान वहां पे उनको कंट्रोल करे। बिल्कुल ठीक। फैसल शाह साहब, क्या हम ये तवक्को करें या आपका खदशा होगा इस बात का कि एक दफा फिर नेवल ब्लॉकेट को इम्पोज कर दें ट्रंप आज रात हमलों के साथ ही? जी बिल्कुल, ये हो सकता है। उनके एसेट्स मौजूद हैं इस इलाके में और वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन ये होगा कि ईरान फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, मुकम्मल कंट्रोल करेगा और फिर वहां से जहाजों को आने जाने नहीं देगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि दुनिया के दीगर ममालिक जिनकी डिपेंडेंस है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चाइना, 33% उसका ऑयल एंड गैस यहाँ से जाता है, 13% ईरान से जाता है। इसी तरह जापान है, साउथ कोरिया है, ये बड़े बड़े ममालिक हैं जिनकी काफी डिपेंडेंस है इस इलाके से। उनको तकलीफ पहुंचेगी, यूरोप को तकलीफ पहुंचेगी, फार ईस्ट एशिया को पहुंचेगी। तो दुनिया को दोबारा उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जो पहले 40 दिन में गुजरे हैं। और जाहिर बात है कि दुनिया बार बार नहीं चाहती उस तकलीफ से गुजरना। एक दफा सह लिया है, उसमें काफी जो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था कि उसने अपनी डिमांड कम कर दी, ठीक है जी, अपना जो रिजर्व थे वो यूज करने शुरू किए। तो मेरा नहीं ख्याल कि बार बार वो लोग इस रट से गुजरना चाहेंगे। देयर विल बी प्रेशर ऑन ट्रम्प ऑल्सो, एंड मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फिर इस दफा जीतेगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर उनको कायल करेगा। बिल्कुल ठीक। फैसल शाह साहब, ये आज एनडीयू से एक वर्कशॉप के शुरा से भी मुखातिब फील्ड मार्शल वो कहते हैं कि सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचलेंगे, प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए पुरज़म है। और DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बता दी है। इस वक्त इस तरह से बार बार टारगेट करना, इसके पीछे क्या डीप गेम हो सकती है, स्पेशल बलूचिस्तान के तनाजुर में? देखिए जामी, डीप गेम तो हमें पता है ना कि पीछे भारत का हाथ है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो उसको अजीमत और खिफत का सामना करना पड़े, अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वहां से लड़ नहीं सकता। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हमारे उनकी बराबर है, तो अब उसके पास और क्या है? ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। ये चीप इकोनॉमिकल मीन है उसके लिए। लेकिन जामी, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ कि हमें एक्सटर्नल फ्रंट पे और इंटरनल फ्रंट पे एक एक काम करने की जरूरत है। एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें ये करने की जरूरत है कि देखें, जो हमें पॉलिटिकल लेवरेज मिला है अभी दुनिया में, जी जी, जो मार्का हक के बाद मिला था और उसमें इजाफा हुआ है इस मीडिएशन की वजह से, अब हमें दुनिया को गैल्वनाइज करना चाहिए, उनकी तवज्जो दिलानी चाहिए एक तो अफगान तालिबान रजीम के रवैये पे, और फिर भारत की जो सपोर्ट है इस पे हमें बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये दोनों हैं बेसिकली शरपसंद जिनकी वजह से ये हो रहा है, दोनों को टैकल करें। नंबर 1। इंटरनल फ्रंट पे देखें जामी, इंटरनल फ्रंट पे फौज लड़ रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, गवर्नमेंट, सब कुछ हो रहा है। मैं और आप कहाँ हैं इसमें? मीडिया भी चले शामिल है, लेकिन पर्सनली मैं और आप कहाँ हैं इसमें, इस जंग में? हमारा क्या किरदार है? क्या मेरी और आंखें और कान खुले नहीं होने चाहिए कि मैं अपने उसको वो कर? तो ये हम क्यों नहीं करते? हम ये चीज क्यों नहीं अपनी आवाम को बताते कि हमारे आंख और कान बनो? ये मिलियंस में हो जाएगी और इंफॉर्मेशन फ्लो होगी और आप बहुत सारी चीजों को होने से पहले रोक लेंगे।